देखिए, यहाँ पर है ब्रिटिश प्रशासन एवं आर्थिक नीतियां, है ना। जो चीजें आप लोग पढ़ चुके हैं बैच में, सारा वही चीजें मिलेगा एकाएक ही कर करके। आप लोगों से जो क्वेश्चंस मिलेगा इधर जो पूछा गया है फिलहाल एनटीपीसी में, रेलवे के थ्रू जितना भी एग्जाम हुआ है सारा रेलवे का है। ध्यान देना है आप लोगों को कि जैसे देखिए यहाँ पर पूछा जाएगा कि पहला नगर निगम जो बना वो कहाँ बना, तो मद्रास में। डेट के साथ याद रखना है, डेट कब है। लेकिन पहला नगर निगम है तो आप लोगों को छोटा डेट भी याद रखना है, वो याद रखना है 29 सितंबर। 29 सितंबर, ठीक है। अस्थाई बंदोबस्त आप लोगों को पता है कॉर्नवालिस के द्वारा चलाया गया था। और कब चलाया गया था? बिल्कुल सर जी, आप लोगों को पता है। फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना कब हुआ? किसने किया था? लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली ने। कौन किया था? लॉर्ड वेलेजली। आप लोगों को पता है ना, पता ये सर है। देखिएगा, नेक्स्ट यहाँ पर है चार्टर एक्ट। ये जो विधि आयोग चार्टर एक्ट के तहत ही किया गया था। चार्टर एक्ट कब आया था? 1833 में। हालांकि चार्टर एक्ट चार था, डेट बताए तो चारों का। एक था 1793, पहला चार्टर एक्ट था। दूसरा कब हुआ था? 1813 में। और तीसरा कब था? 1833 में। और चौथा की बात करें तो 1853 है। पांचवा नहीं हुआ क्योंकि 1857 में क्या हो गया था? ये सारी चीजें हम लोग पढ़ लिए थे, तो ये चीजें याद रखना है कि चार्टर एक्ट के तहत विधि आयोग बनाया गया था लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 1834 में, ठीक है। पहली ट्रेन के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे क्या? 1853 में चला था। छोटा डेट बताएंगे आप लोग। 16 अप्रैल। कितना तारीख को? 16 अप्रैल को पहली ट्रेन चली थी बंबई से थाने। सारा याद करते जाना है, ऑब्जेक्टिव में आएगा, ठीक ना। देखिएगा, पहली राजधानी दिल्ली जो ट्रांसफर करने की बात की गई थी 1911 में घोषणा किया गया था और 1912 में ट्रांसफर किया गया था। इसी के समय में हुआ था आपका लॉर्ड हार्डिंग पे हत्या की आरोप, मतलब कि और लॉर्ड हार्डिंग पे जो बम फेंका गया था। नहीं, वो बम फेंकने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? बसंत कुमार विश्वास। बसंत कुमार विश्वास। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा, इससे भी आपका क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव में। यहां पर कह रहा है कि ब्रिटिश भू राजस्व कुछ प्रणालियां था। ये प्रणाली का नाम है यहाँ पे, ये लागू करता व्यक्ति का नाम है, ये वर्ष है और ये क्षेत्र है और ये कुछ मुख्य विशेषता है, ठीक है। सारी चीजें के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ कुछ चीजें जो है इसमें एक्स्ट्रा है, याद रखिएगा। अगर बात किया जाए अस्थाई बंदोबस्त के बारे में, तो इसे लागू करने वाला व्यक्ति कौन था? कॉर्नवालिस। याद है आप लोगों को, कब हुआ था लागू? 1793 में हुआ था। और ये बंगाल में हुआ था, बिहार में हुआ था, उड़ीसा में, है ना। और आपका बंगाल और यहाँ पर उत्तर प्रदेश, ये सारे क्षेत्र में चलाया गया था बंदोबस्त व्यवस्था। ये बंदोबस्त को हम लोग बोलते हैं अस्थाई बंदोबस्त। इसी का नाम है जामींदारी व्यवस्था। इसी को बोला जाता है मलगुजारी व्यवस्था। यानी कि इसका दो नाम है। एक क्या बताएं हम? जामींदारी। जामींदारी। दूसरा क्या है? मलगुजारी। तो दोनों याद रखना है, जामींदारी और मलगुजारी। जामींदारी और मलगुजारी, ठीक है। जिस समय ये लागू हुआ था ना, उस समय बंगाल के बर्धमान का राजा, माने कि बर्धमान बंगाल में पड़ता है, उस समय बर्धमान का राजा का नाम याद रखना है, तेज चंद। ये पूछा गया था एनटीपीसी का एग्जाम में, है ना। याद रखना है कि तेज चंद याद रखेंगे कि जिस समय अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ था उस समय बर्धमान के राजा का नाम क्या था? तेज चंद था, ठीक है। बाकी बिहार, उड़ीसा, बंगाल और यूपी में अस्थाई बंदोबस्त चलाया गया था। कुछ पॉइंट्स इधर है, कह रहा है कि भूस्वामी जमींदार होता था। विशेषता में याद रखना है कि जमींदार ही तो कलेक्ट करके देता था अंग्रेजों को किस्त, तो भूस्वामी किसे कहा जाता था? जमींदार। सरकार को राजस्व जो मिलता था 10/11 कितना ब्रिटिश को जाता था? उस समय भारत का सरकार ब्रिटिश लोग ही था और उस समय 10/11 जाता था, ठीक है।
देखिएगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड। कहीं कहीं पे अलेक्जेंडर ना दे करके कर्नल रीड देगा, कर्नल रीड। लुसेंट में आप लोगों को कर्नल रीड मिला होगा, मिला था क्या? तो कर्नल रीड और थॉमस मुनरो। ये याद रखना है कि 1792 ईस्वी में मद्रास में पहली बार लागू किया गया और 12 अमल जिला है। पूछा जाएगा पहली बार रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू किया गया था? 1792 में। कहाँ लागू किया गया था? मद्रास का 12 मल जिला में, 12 मल जिला में। बंबई में भी चलाया गया था। और अलेक्जेंडर रीड के द्वारा 1820 में ये पूर्वी बंगाल और असम क्षेत्र में चलाया गया। ये पूरे ब्रिटिश भाग के 51% पर, और अस्थाई बंदोबस्त 20% पर। और महलवाड़ी जो व्यवस्था हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा 1822 में आया था, वो कितना परसेंट पर? 30% पर। ये उत्तर पश्चिम प्रांत में चलाया गया था, मध्य भारत में भी लागू था और आपका पंजाब में भी था। तो उत्तर पश्चिम का मतलब पंजाब भी आ जाएगा, राजस्थान भी आ जाएगा, वो सारा एरिया आ जाएगा। तो ये एरिया वाइज याद रखना है, ठीक है। अगर यहाँ पर देखेंगे तो भूस्वामी होता था किसान, किसमें? रैयतवाड़ी में। और अगर भूस्वामी की बात करें महालवाड़ी में, तो ये पूरे गांव, महाल का मतलब क्या होता है? गांव। तो पूरे गांव को, ये सारी चीजें के बारे में आप लोगों को पता पहले भी से भी था। और एक बार और देख लीजिए आप लोग कि अस्थाई बंदोबस्त कहाँ कहाँ? बिहार, उड़ीसा, बंगाल, उत्तर प्रदेश। रैयतवाड़ी कहाँ? मद्रास, बंबई, पूर्वी बंगाल, असम। ये सारा क्षेत्र में, लेकिन पहली बार लागू किया गया था तो मद्रास में। अगर पहली बार दे तो मद्रास। महलवाड़ी हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा 1822 में। ये था आपका उत्तर पश्चिम प्रांत में, मध्य भारत में और पंजाब में, ठीक है। रैयतवाड़ी कै परसेंट पर? 19। पीडीएफ भेज देंगे हम, ठीक है। और आपका रैयतवाड़ी अस्थाई बंदोबस्त 19% पे, रैयतवाड़ी 51 और महलवाड़ी 30% पे। देखिएगा, दादा भाई नौरोजी के बारे में आप लोगों को बताए थे क्या? कुछ पॉइंट्स यहाँ पर है, ध्यान देना है। देखिएगा, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। पता है आप लोगों को दादा भाई को किस नाम से जानते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। उपलब्धि की बात करें तो 1892, ये डेट याद रखना, 1892 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय हैं। पूछा जाएगा भारत का पहला व्यक्ति का नाम बताइए जो ब्रिटिश का हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में जाने चुने गए, तो वो है आपका दादा भाई नौरोजी। डेट कब है? 1892। इनकी एक पुस्तक है जो काफी चर्चित है, वो पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और इसी पुस्तक में इनके द्वारा एक सिद्धांत दिया गया, उस सिद्धांत का नाम है धन का निकासी सिद्धांत। और धन का निकासी सिद्धांत में इनके द्वारा बताया गया कि पहली बार भारत की प्रति व्यक्ति आय भी निकाली गई 1867 में। और बताया गया कि उस समय भारत की जो व्यवस्था है वो प्रति व्यक्ति कै रुपये है। तो पूछा जाएगा धन का निकासी सिद्धांत किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने अपनी किस पुस्तक में? पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कब? 1867 में। और इसी समय बताया गया था प्रति व्यक्ति आय, उस समय प्रति व्यक्ति आय कितना बताया गया था? 20 रुपये। दादा भाई नौरोजी के बारे में अगर देखें तो दादा भाई नौरोजी के धन अफवाह के सिद्धांत के अनुसार शोषण समाप्त करने का मुख्य आर्थिक मुद्दा जो था वो भारत और ब्रिटिश के बीच असमान आर्थिक विनिमय थी। पूछा जाएगा लैंग्वेज मेहनत, आप लोगों को याद रखना है कि दादा भाई नौरोजी का मुख्य रूप से जो धन का अफवाह सिद्धांत दिया गया था वो भारत और ब्रिटिश के बीच में, है ना, आर्थिक असमानता का वर्णन है। यानी कि भारत और ब्रिटेन के बीच में असमान आर्थिक विनिमय प्रणाली। भारत में पैसा एब्जॉर्ब होता था और भारत में पैसा रहता नहीं था, कहाँ चला जाता था? ब्रिटेन। वही बताया गया था दादा भाई नौरोजी के बारे में। इतनी चीजें आप लोगों को यहाँ पे याद रखनी, ठीक है। प्रमुख औद्योगिक विकास की बात करें तो सूती वस्त्र के बारे में, पहली सफल आधुनिक सूती वस्त्र मिल जो शुरू किया गया था वो कहाँ किया गया था? बंबई में। पूछा जाएगा भारत में पहली
सफल औद्योगिक सूती मिल कहाँ शुरुआत हुई थी? बंबई में हुई थी। और वो कब हुई थी? याद रखना है 1854 में। 1854 में एक व्यक्ति है जिनका नाम है कवास जी डावर द्वारा। किसके द्वारा? ना, याद रखना है कवास जी डावर द्वारा। तो पहली बार सूती वस्त्र की जो मिल खुली थी भारत में, वो डेट याद रखना है 1854 में। कहाँ खुली थी? किसके द्वारा? कवास जी डाबर के द्वारा। क्लियर है? 1818 में फोर्ट, है ना, याद रखना है फोर्ट ग्लास्टर कोलकाता में बनाया गया था, जो क्या रहा था? असफल रहा था। भारत की पहली जूट मिल पूछा जाएगा तो 1855। ये रीसरा कई बार पूछा गया है। काफी चर्चित जो क्वेश्चन है वही है। पहली बार भारत में जूट मिल अगर पूछे तो 1855 में बंगाल का एक स्थान है, पश्चिम बंगाल का एक जगह है जिसका नाम क्या था? रिसने। और सूती वस्त्र अगर पूछे तो बम्बई। कब? 1854 में। और 1855 रिसरा में कौन सा मिल? जूट मिल। कुछ क्वेश्चन यहाँ से आता है औद्योगिक से कि नील की खेती चंपारण में तिनकठिया पद्धति लागू किया गया था। तिनकठिया का मतलब 3/20, यानी कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य था, है ना। और ये अंग्रेजों के द्वारा अनिवार्य बताया गया था। ठीक है। अब देखिएगा एक बीघा में कै कट्ठा होता है? 20 कट्ठे, 20 कट्ठे के 3 कट्ठे पर नील उगाना अनिवार्य था। नील उगाना अनिवार्य था। सारा एब्जॉर्ब करते जाना है, आगे आएगा आप लोगों का वन लाइनर आपका क्वेश्चंस में। ठीक है, क्वेश्चन जब करवाएंगे तो। सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को। इजारेदारी प्रथा की शुरुआत, द्वैध शासन की समाप्ति किसने किया? वारेन हेस्टिंग्स ने इजारेदारी प्रथा की शुरुआत किया था और द्वैध शासन का क्या किया था? समाप्त किया था। और दोनों का डेट एकदम पूछा जाएगा। ये 1772 में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा ये सारी चीजें किया गया था। बोला जाएगा कि सर वारेन हेस्टिंग्स से पहले कोई शासक था जिन्होंने इजारेदारी प्रथा लाया था? तो लाया था। वो था आपका बंगाल का पहला जो संस्थापक था, स्वतंत्र बंगाल का, मुर्शिद कुली का। इजारेदारी व्यवस्था और कृषकों के लिए एक और व्यवस्था था, है ना। उसको क्या बोला जाता था? ऋण व्यवस्था जो देता था कृषकों को, थकावी ऋण की व्यवस्था। तो दोनों चीजें स्टार्ट किया गया था आपका, है ना, मुर्शिद कुली खां के समय में। लेकिन इजारेदारी प्रथा को समाप्त किया किसने? द्वैध शासन को किसने समाप्त किया? आप लोग पढ़ चुके हैं लुसेंट में भी, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। और डेट भूलना नहीं है, 1700। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट काफी चर्चित है, 1878 में आया था। और ये लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था। भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध, भारत के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया था। इसके द्वारा कहा गया था कि जो भी अपना छपाई करता है वो सबसे पहले संपादक का नाम लिखेगा। किसका नाम लिखेगा? संपादक का उसमें नाम होना चाहिए। दूसरी चीजें, अगर संपादक का नाम है, और दूसरी चीजें, ये कोई भी भाषा, स्थानीय भाषा में नहीं छपना चाहिए। ठीक है, स्थानीय भाषा में नहीं छापना है। ये सारी चीजें के बारे में याद रहेगा तब क्वेश्चन सही कर पाएंगे। कल हवलदार सबसे निम्न पोस्ट है, उसमें आप क्वेश्चंस देखे हैं, सब इजी है। लेकिन जो है ना कूट में है, कौन सही है कौन सही नहीं है। नहीं, सिद्धांत के बारे में 4 ऑप्शन दिया है, चारों में से कौन सही है कौन नहीं है। मेसोपोटामिया के बारे में 4 चीजें दिया है, इनमें से कौन गलत है। मैंने उस समय के लोग क्या कम पढ़े लिखे थे? उस समय के मोहरों पर, पत्रों पर मुहर होता था कि नहीं? एकदम डीप में। ऐसा नहीं कि सिर्फ डेट याद करेंगे और बना देंगे। याद रखना है, प्रेस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में कुछ चीजें हैं जो याद रखनी है। संपादक का नाम होना अनिवार्य था। स्थानीय भाषा में लिखना नहीं है। कौन सी भाषा में? इंग्लिश में। इंग्लिश में छापना है आपको। अगर ऐसा चीजें नहीं होती है और आप पकड़े जाते हैं तो आपको 3 साल का जेल भी है ना। आपको जेल की व्यवस्था है। किसकी व्यवस्था है? जेल की व्यवस्था है। और 3 करोड़ रुपये शायद, है ना, कुछ जुर्माना के तौर पर कुछ राशियां भी ली जाती थी। इतनी पैसा ली जाती थी। और याद रखना है यहाँ पर, और यहाँ पर याद रखना है कि जो प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस होता था, है ना,
प्रिंटिंग प्रिंटिंग प्रेस प्रिंटिंग प्रेस क्या कर दिया जाता था, जब्त हो जाता था। तो ये सारी चीजें के बारे में भी याद रखना है कि कुछ राशियां दिया जाता था, 3 साल का जेल था और प्रिंटिंग प्रेस भी जब्त था। यानी कि आप समझिए ना, आप समाप्त हो गए, मारने से ज्यादा दिक्कतें हो जाती थी। तो ये चीजें आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। देखिएगा, कुछ चीजें यहाँ पर है। आधुनिक सेवाओं का जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड डलहौजी को। फोर्ट विलियम कॉलेज कब बनाया गया था, 1800 में। कहाँ बनाया गया था, संस्थापक का नाम क्या है, लॉर्ड वेलेस्ली। क्या होता था इसमें, तो ब्रिटिश रंगरूटों के प्रशिक्षण हेतु, ब्रिटिश के जो लोग आते थे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने के लिए, उसको प्रशिक्षण दिया जाता था। उसको सिखाया जाता था कि भारत के लोगों से कैसे बात करनी है, यहाँ के लोग की संस्कृति कैसी है, यहाँ के लोग किस तरह से पेश आएंगे, सारा ट्रेनिंग दिया जाता था। और उसी के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया था 1800 में। कौन सा व्यक्ति, लॉर्ड विलियम वेलेस्ली, है ना, लॉर्ड वेलेस्ली। राजधानी हस्तांतरण की बात करें तो कोलकाता से राजधानी कहाँ करने की बात की गई, दिल्ली करने की बात की गई थी। ठीक है, घोषणा हुआ था 1911 में, हस्तांतरित 1912 में। अब आप लोगों को याद होगा कि 23 दिसंबर 1912 को घटना होती है ना। लॉर्ड हार्डिंग जो उद्घाटन के लिए जाता है, उनकी जुलूस पर बम फेंक दिया जाता है चांदनी चौक के पास, है ना। एक पीएनबी बैंक है, उस पे खड़ा होकर के चढ़ जाते हैं और लेडीज के भेष में, है ना, बसंत कुमार विश्वास, और उनके द्वारा फेंका जाता है उनके जुलूस पे बम। प्रथम जनगणना की बात करें 1872, पढ़ चुके हैं हम लोग, लॉर्ड मेयो के काल में आया था। नियमित जनगणना की 1881, लॉर्ड रिपन के काल में। वित्तीय विकेंद्रीकरण, लॉर्ड मेयो ने शून्य आधारित बजट। अब देखिए ये विकेंद्रीकरण है क्या, केंद्रीकरण का मतलब है ना कि सारा सारा जो ताकत होता है ना वो केंद्र में होता है। विकेंद्रीकरण मतलब अलग अलग विभागों को भी शक्तियां प्रदान किया गया। आप इस विभाग में है, आप शिक्षा विभाग, अभी जो है भारत की जो क्या है, विकेंद्रीकरण है। शिक्षा विभाग का जो मंत्री है वो अपने हिसाब से करता है। आप अगर आपको अगर हम मंत्री बना दिए तो आप अपने हिसाब से देखेंगे कब वैकेंसी निकालना है, कब क्या करना है ना, कैसे क्या क्वालिफिकेशन किसके लिए चाहिए, वो सारी चीजें। तो विकेंद्रीकरण करने वाला जो काम किया था सबसे पहले लॉर्ड मेयो ने, और शून्य आधारित बजट भी पेश किया था। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम बात करें तो 1861 में पहली बार भारत में उच्च न्यायालय अधिनियम आया था, ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया था। और इसके तहत याद रखना है, भारत में 3 जगह पे स्थापना किया गया जिसे बोला जाता है मुमको। क्या बोलते हैं, मुमको बोलते हैं। क्या है मुमको, तो एम मुम से क्या हो गया, मुंबई, एम से क्या हो गया, मद्रास, और का से क्या हो गया, कोलकाता। ये तीनों जगह पे 1962 में, 1862 में तीनों जगह पे पहली बार भारत में उच्चतम न्यायालय का स्थापना किया गया, उच्च न्यायालय का स्थापना किया गया। और सबसे पहला उच्च न्यायालय जो बनाया गया था वो 1862 में आपका कहाँ बनाया गया था, कोलकाता में बनाया गया था, जनवरी फरवरी के आसपास। ठीक है, चलिए ये चीजें आप लोगों को पता है। नेक्स्ट देखिएगा, लास्ट है स्लाइड आपको, देखिएगा। सारा प्रथम विधि आयोग कब बना था, 1834 में। किसकी अध्यक्षता में, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। इसमें आईपीसी का मसौदा पेश किया गया। याद रखना है, आईपीसी का फुल फॉर्म होता है इंडियन पीनल कोड, है ना। दंड संहिता जो होता है ना, वो चीजें पेश किया गया था, बनाया गया था। चार्टर एक्ट 1833 के अनुरूप गठित किया गया था। चार्टर एक्ट 1833 के तहत गठित किया गया था प्रथम विधि आयोग। ये चीजें यहाँ पे बता रहा है। इनाम कमीशन कब, 1852 में। किसकी अध्यक्षता में, इनाम की अध्यक्षता में। क्या था इनाम कमीशन, तो भूमि अभिलेखों की जांच करना, यानी भू राजस्व से संबंधित था, भूमि से संबंधित था। कौन सा, इनाम कमीशन। चार्ल्स वुड डिस्पैच समिति 1854 में। आप लोग जानते हैं चार्ल्स वुड डिस्पैच समिति का संबंध जो है किससे है, शिक्षा से। कई बार पूछा गया है। और जो नाम रखा गया ना डिस्पैच, चार्ल्स वुड डिस्पैच की अध्यक्षता में रखा गया था। अकाल आयोग पता है 1878 में गठित किया गया, रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में, स्ट्रेची की अध्यक्षता में। और अकाल निवारण हेतु
तो आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है अकाल निवारण विचार, अकाल जो हमेशा बार बार आता था ना, इसके कारण अकाल आयोग बनाया गया था। हालांकि अकाल आयोग पे बहुत बार चर्चा भी किया गया, लेकिन ये 1878 का चर्चित है। हंटर आयोग विलियम हंटर की अध्यक्षता में, कब? 1882 में। क्या था ये हंटर आयोग? शिक्षा से संबंधित। तो दो चीजें देखें, एक यहाँ पर चार्ल्स वुड डिस्पैच शिक्षा से संबंधित है, हंटर आयोग का संबंध किससे है? शिक्षा से है। अफीम आयोग की बात करें, मैकवर्थ यंग की अध्यक्षता में, अफीम सेवन को रोकने के लिए। अफीम पहले लोग ज्यादा यूज करते हैं, जैसे अभी शराब है ना, उस समय ये वाइन नहीं होता था, उस समय अफीम, भांग, ये सारे चीजों का यूज किया जाता था। याद रखना 1893 में आया था अफीम आयोग। हर्सैल आयोग 1893 में आया था, हर्सैल की अध्यक्षता में, और इसमें टकसाल संबंधित सुधार किया गया। टकसाल का मतलब होता है ना, मुद्रा जो छापने की जो है ना, उस पे सुधार किया गया। जो पैसा वगैरह जो छापा जाता था, उस चीजों से संबंधित था। अकाल आयोग देखिए फिर 1896 में आया, जेम्स लॉयल की अध्यक्षता में, और प्रथम दुर्भिक्ष आयोग बनाया गया था। तो पूछा जाएगा पहला दुर्भिक्ष आयोग का संबंध किससे है? अकाल से संबंधित, अकाल आयोग से संबंधित है। फ्रेजर आयोग के बारे में आप लोग कभी भूल ही नहीं सकते हैं। फ्रेजर की अध्यक्षता में आया था, और पुलिस सुधार था, है ना। हम लोग पूछते हैं ना कि पुलिस सुधार लॉर्ड कर्जन के समय में जो आया था, किसकी अध्यक्षता में आया था? यही फ्रेजर, है ना, एंड्रूस फ्रेजर। यहाँ पर लिखा है फ्रेजर लॉयल, तो थोड़ा सा वर्ड में करेगा, लेकिन मेन जो नाम है ना, आप लोगों को याद रखना है, फ्रेजर की अध्यक्षता में। रैले भी बता चुके हैं, रैले की अध्यक्षता में आया था, और ये एक प्रकार का विश्वविद्यालय सुधार था, विश्वविद्यालय सुधार था। हॉलैंड समिति 1911 ईस्वी में बनाया गया था, 1916 में बनाया गया था, थॉमस हॉलैंड की अध्यक्षता में। हॉलैंड देश नहीं है, हॉलैंड व्यक्ति का नाम है यहाँ पर। उद्योग से संबंधित था। बटलर 1927 काफी चर्चित है, भारतीय रियासतों के साथ संबंध, यानी कि अंग्रेजी और भारत के बीच में संबंध सुधारने के लिए बटलर आयोग कब बनाया गया था? 1927 में। मैक्सवेल ब्लूमफील्ड आयोग जो बनाया गया था, मैक्सवेल की अध्यक्षता में। याद रखना है बरदौली में लगान वृद्धि की जांच के लिए, है ना। आप लोगों को पता होगा कि 1928 में ही बरदौली सत्याग्रह हुआ था, किसके नेतृत्व में? बाल गंगा, ये आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में, जिसमें वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि भी मिली थी बरदौली की महिलाओं के द्वारा। तो जो लगान आगे बढ़ाया गया था ना, उसकी जांच के लिए एक आयोग बैठाया गया था, और उस आयोग का नाम याद रखना है, मैक्सवेल ब्लूमफील्ड आयोग। क्या यहां तक समझ में आया? अब आंसर दीजिए आप लोग। पहला आंसर है। अब आप लोगों को यहाँ पर देखना है कि जो चीजें आप लोग पढ़ रहे हैं, लुसेंट में होमवर्क करके आ रहा है, सबसे बड़ी चीज है कि आप लोगों से क्वेश्चंस बन रहा है, क्वेश्चंस किस टाइप से पूछ रहा है वर्तमान में, वो चीजें तो देखना जरूरी है। ऐसे नहीं कि सिर्फ पढ़ते चले गए, पता भी नहीं चला। एनटीपीसी आरआरबी 2022 का क्वेश्चन है, पूछा गया था स्वतंत्रता के समय भारत में आम जनता के लिए निम्न में से कौन सी सेवा उपलब्ध नहीं थी? उस समय कॉल सेवा नहीं था। कॉल सेवा था क्या? तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। हमें पता है आप लोग बहुत मेहनती है और गलती नहीं करेंगे, बिल्कुल। कौन सा हो जाएगा? कॉल सेवा हो जाएगा, क्योंकि सर जी रेलवे तो था ही ना, 1853 में भी बना गया था, है ना। टेलीग्राफ सेवा भी प्रारंभ डलहौजी ने कर दिया था, डाक सेवा भी डलहौजी के समय में हो गया था, यानी कि सिर्फ कॉल सेंटर नहीं था उस समय। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा और लगेगा पता नहीं, लुसेंट में तो था ही नहीं। उसको माइंड से भी बनाना है कि क्या क्या चीजें हम लोग हो रहे हैं, क्या क्या चीजें पढ़ रहे हैं, और उस समय क्या क्या स्थितियां हैं, उसको समझ करके देना था। कह रहा है स्वतंत्रता के समय कृषि की स्थिति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कृषि के संबंध में। अब हम ऑप्शन पढ़ते हैं। कह रहा है पट्टेदारी प्रणाली बिचौलियों द्वारा विनिश्चित थी। पट्टेदारी जो होता था ना, बिचौलिया का मतलब जानते हैं? जामींदार, जो बीच में व्यक्ति होता था, उसी के द्वारा तो सारा काम होता था, यानी कि ये सही है। हमें क्या चुनना है? गलत। जमींदारों ने किसानों की स्थिति को सुधारने में मदद किया था, उनको और लूट लिया। अंग्रेज को देता था
4 रुपया, हमसे लेता था 8 रुपया। 4 रुपया अपने पास, और जमा करने के बदले फिर उधर से 1 रुपया मिलता था। कहने का मतलब इतना फायदा लिया था। तो ये आपका गलत है, ऑप्शन नंबर 2। ये देखिएगा 2022 में ये भी पूछा गया था। भारतीय किसानों को नकदी फसलों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन किया गया। नकदी फसल किसे कहते हैं पता है? वैसा फसल जिसे हम बेचने का यूज करें, उसे नकदी फसल कहते हैं, है ना। नकदी फसल जिसे हम व्यवसाय के रूप में यूज करें, इसका डिफिनेशन यही है। जिसे हम व्यवसाय के रूप में यूज करें उसे नकदी फसल बोला जाता है। और भारतीय किसानों को नकदी फसल के लिए मजबूर किया गया था, है ना, प्रोत्साहित किया गया था कि नहीं, नकदी फसल उपजाइए आप। कृषि क्षेत्र की निम्न उत्पादन, कृषि क्षेत्र में निम्न उत्पादन होता ही था उस समय। 3 क्वेश्चन देखिए पूछा है, ये भी ग्रुप डी में पूछा है 2022 में। 1850 ईस्वी में अंग्रेजों ने कौन सा, यहाँ फिल करना है, किसकी अवधारणा पेश की जिसे भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को काफी प्रभावित किया? कौन सा होगा? जल परिवहन होगा नहीं सर, सड़क परिवहन होगा नहीं, वायु परिवहन होगा नहीं। 1911 में आया था, ये सब पहले से था, आपको यहाँ पे याद रखना है। रेल परिवहन 16 अप्रैल 1853। पीछे पढ़े थे क्या? आएगा सारा क्वेश्चन। तो इस समय हुआ था, तो रेल परिवहन इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए। पहले नगर निगम की स्थापना 1688 ईस्वी में कहाँ के पूर्व प्रेसिडेंट टाउन में ब्रिटिश काल के दौरान किया गया था? कौन सा आंसर होगा? अभी हम लोग पढ़े थे ना पीछे, मद्रास। कहा हुआ था? मद्रास में। 1793 ईस्वी में किस वायसराय के समय में बंगाल की अस्थायी बंदोबस्त प्रथा लागू की गई थी? तो अस्थायी बंदोबस्त कौन सा? कर्नवालिस। अस्थायी बंदोबस्त का 2-3 नाम बताए ना। एक अस्थायी बंदोबस्त, दूसरा जामींदारी, तीसरा मलगुजारी। नहीं, मलगुजारी, तो वो भी याद रखना है। अस्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय में बर्धमान का राजा कौन था? तेज चंद सफर। 5 मिनट में कैसे भूल सकते हैं? 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम ने भारत में किस महत्वपूर्ण संस्था का निर्माण किया था? 1833 के तहत 1854 में कौन सा, 1834 में कौन सा? विधि आयोग। कौन सा? विधि आयोग। लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 1 अक्टूबर 1926 में किया गया था, वो बाद में किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। योजना आयोग 15 मार्च ना 1950 में हुआ था। भारत में 1833 ईस्वी में गठित प्रथम विधि आयोग की अध्यक्षता किसने किया था? देखिए 25 में पूछा है, लॉर्ड मैकाले। सारा देख के जाना है कि कब कब पूछा है, ताकि पता चले कि आप लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्वेश्चंस आएगा नहीं आएगा और किस तरीके से पूछा जाता है। और कुछ कुछ प्लस क्वेश्चंस है जो आपका लुसेंट में, है ना, कहीं कहीं मिलेगा या छोटा सा रूप में लिख देता है। लॉर्ड थॉमस वेलिंगटन मैकाले को मुख्य रूप से भारत में किन ऐतिहासिक कार्यों के लिए जाना जाता है? तो याद रखना है, वेलिंगटन मैकाले की अध्यक्षता में ही तो इंडियन पीनल कोड मसौदा तैयार करना और अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत करना, यही दोनों ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक स्लाइड और है लास्ट, देखिएगा। यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन का रहा है। 25 में देखिए पूछा है, कह रहा है भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा किस वर्ष पारित हुआ था? हम बताए थे 1861 में 3 जगह पे उच्च न्यायालय, कहाँ कहाँ? बम्बई, कोलकाता और मद्रास में। कब? 1962 में। 61 अधिनियम, अधिनियम तो 61, अधिनियम तो 61, लेकिन स्थापित हुआ था दादा भाई नौरोजी के धन अफवाह के सिद्धांत के अनुसार शोषण समाप्त करने हेतु मुख्य आर्थिक मदद क्या था? जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन नंबर डी नंबर होगा सर, अभी तो बताएं कि भारत और ब्रिटेन के बीच असमान आर्थिक विनिमय,
ब्रिटेन के लोग जब यहाँ काम कर रहे थे तो उस समय आर्थिक विनिमय, विनिमय मतलब होता है ना। अच्छा, हम लोग जब पढ़ते हैं आपका वैदिक सभ्यता या तो पहले वाला, तो क्या होता था विनिमय मतलब ना कि लेन देन। भारत के साथ उस तरीके से ब्रिटेन का लेन देन सही नहीं था, वो सिर्फ अपना फायदा देखता था। वही है असमान आर्थिक विनिमय प्रणाली, है ना। असमान तरीके से पैसे लेके जाता था, ये नहीं कि जहां से हमको इनकम हो रहा है वहां भी कुछ पैसे दें। तो वो अपने लाभ के लिए सारा कुछ कमाता था, करता था। 12 में कह रहा है भारत में सहकारी आंदोलन। सहकारी आंदोलन का मतलब होता है ना कि आप जो सोशल के लिए सहकारी, जैसे अभी वर्तमान में जो छोटी छोटी कंपनियां हैं ना, छोटी छोटी जो चीजें बना करके बेचती है, तो उसको सहकारी बोलते हैं। सहकारी आंदोलन की जांच के लिए 1915 में गठित समिति का नेतृत्व किसने किया था? तो एडवर्ड एडवर्ड मैकवेलन, है ना, मैकलेगन ने, बताए थे क्या? आया था पीछे। भारतीय उपमहाद्वीप में पहली रेल लाइन 1853 में कहाँ बिछाई गई? हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पढ़े थे, बंबई से थाने। कब? 1853 में। बंबई डेक्कन क्षेत्र में पहली राजस्व बंदोबस्त, बंबई क्षेत्र में, ठीक है, राजस्व बंदोबस्त का संचालन किस वर्ष किया गया था? 1820 में। बंबई में कब किया गया था? 1820 में। 1820 में, बिल्कुल। औपनिवेशिक काल के दौरान भारत मुख्य रूप से किस कृषि उत्पाद निर्यात के लिए प्रसिद्ध था? तो जिस समय औपनिवेशिक काल मतलब जिस समय अंग्रेजों का उपनिवेश था, उस समय मुख्य रूप से मसाला का जाता था, मसाला पर ही फिदा हुआ था अंग्रेज। यहाँ से गया था पहले गोलकी, बोला जाता है ना कि जब आया था ना पुर्तगाली घूमने के लिए, तो गोलकी लेके गया था। गोलकी जानते हैं? काली मिर्च। आप लोगों को पता नहीं होगा गोलकी, गांव वाले लोग जानते हैं। काली मिर्च जो है, हाँ छोटी छोटी नहीं होता है, हाँ। तो काली मिर्च, उसी पे उन लोग पागल था कि नहीं बहुत अच्छा चीज वहां होता है ना। आवाज भी एकदम खन खन आता है खाने के बाद। हाँ, तो पहला उपनिवेशिक जो था ना, वे यही 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 जो था ना, मुख्य प्रसिद्ध निर्यात के रूप में प्रसिद्ध था। ब्रिटिश रंग रूटो, नाम कैसा दिया है ब्रिटिश के लोगों को? रंग रूटो। ब्रिटिश रंग रूटो को प्रशिक्षित करने के लिए कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने किया था? लॉर्ड वेलेस्ली। कब किया था? 1800 में। और आप लोगों को ये भी बताए थे हम कि 1800 में किया था, लेकिन 1806 में लंदन के हेलवरी में फिर वहां खोला गया था कि यहाँ आकर के लोग प्रशिक्षित में दिक्कत होता है तो वहां भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कोलकाता स्थित प्रसिद्ध विक्टोरियल मेमोरियल, कोलकाता में है ना विक्टोरियल मेमोरियल, इसका स्थापना कब हुआ था? 1906 में। किस वर्ष किया गया था? 1906 में। वो है ना, विक्टोरिया मेमोरियल में भी लिखा गया है सर ब्रिटिश का नाम उस तरह से, है ना। आप तो देखे होंगे, जाते रहते होंगे, है ना, बहुत बड़ा है ना। बहुत सारे व्यक्तियों का मूर्त भी लगाया हुआ वहां पर, दिखने वाला है ना। देखिए जो जो गए हैं, ठीक है। ब्रिटिश भारत के दौरान भारत की पहली राष्ट्रीय जनगणना किस वर्ष हुआ था? 1871 में। हाँ, तो ऑप्शन नहीं है तो 1871 के तहत 72 में। 1800। अब देखिए ये आरआरबी जेई में पूछा है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। अभी आरआरबी जेई जेई लिया है ना एग्जाम, उसमें पूछा तो 71 दिया और कोई नहीं दिया। आप क्या सही करके आएंगे? 71। ऐसे याद रखना है कि 72 में। कब हुआ था? 72 में। तो इसका पीडीएफ भेज देंगे टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम पे इसको अपना आप लोग देख सकते हैं। इससे ये पता चलता है कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं क्या वही क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, कैसा क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, कुछ तो रिवीजन हुआ आप लोगों का, जो चीजें हम लोग पढ़े थे। ठीक है।